गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेंगी आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। ओमिक्रॉन खतरे के बीच प्रधानमंत्री मोदी के 3 बड़े ऐलान, बच्चों, बुजुर्गों और फ्रंट लाइन्स पर फोकस। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के देश में बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 3 बड़े ऐलान किए। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए भी यह ऐलान काफी अहम है। दोस्तों अगले साल 3 जनवरी से 15 से लेकर 18 साल की आयु के बीच के किशोरों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके अलावा 10 जनवरी से हेल्थ वर्क और फ्रंट लाइन वर्कर्स को एहतियात के तौर पर बूस्टर डोज दी जाएगी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने बूस्टर डोज का जिक्र न करते हुए इसे प्रिकॉशन डोज का नाम दिया है। तीसरा ऐलान है कि अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित 60 वर्ष की आयु के ऊपर के लोग भी डॉक्टर की सलाह पर प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं, यानी कि तीसरा डोज जिसे कि बूस्टर डोज भी कहा जा रहा है वह भी ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों प्रधानमंत्री ने कहा कि नाक के जरिए दिए जाने वाले टीके और कोविड के खिलाफ दुनिया का पहला डीएनए आधारित टीका भी जल्दी भारत में शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने क्रिसमस और नए साल के आगमन की तैयारियों के बीच देशवासियों के किसी भी प्रकार के अफवाह से बचने और कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से सतर्क रहने की गुजारिश की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वैक्सीन का बूस्टर शॉट कितना है इफेक्टिव। दुनिया में 36 देश दे रहे हैं तीसरा डोज। ओमिक्रॉन के खिलाफ 70 से 94% तक कारगर होने का है दावा। जी हां दोस्तों, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऐलान कर दिया कि 10 जनवरी से हेल्थ वर्कर्स समेत करीब 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रिकॉशंस डोज दिया जाएगा। इसके साथ ही 60+ उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित नागरिकों को भी डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन का तीसरा डोज वैकल्पिक रूप से दिया जाएगा। इसकी भी शुरुआत 10 जनवरी से की जाएगी। दोस्तों कोरोना संक्रमित होने की सबसे ज्यादा आशंका वाले लोगों को दिए जाने वाले बूस्टर डोज को प्रिकॉशन डोज कहते हैं। सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दूसरे डोज और प्रिकॉशनरी डोज के बीच 9 महीने से लेकर 12 महीनों के बीच का गैप रह सकता है। दोस्तों देश की शीर्ष एडवाइजरी बॉडी की राय है कि लोग जिस वैक्सीन के 2 डोज लगवा चुके हैं उन्हें तीसरा डोज अलग कंपनी का लगेगा। यानी अगर आपने 2 डोज कोवैक्सीन के लगवाए हैं तो तीसरा डोज कोविशील्ड का लग सकता है। हालांकि इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि तीसरा डोज किसी नई वैक्सीन का लगाया जाएगा। दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस के सूत्रों के अनुसार प्रिकॉशनरी डोज किसी अलग प्लेटफॉर्म की वैक्सीन से दी जाएगी। अगले महीने कई कंपनियां अपनी वैक्सीन मार्केट में उतार रही है। इनमें हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई की कॉम्बी वैक्स वैक्सीन का नाम सबसे आगे है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, दुनिया भर के 35 से ज्यादा देश अपने नागरिकों को बूस्टर डोज दे रहे हैं। अलग अलग देशों में कॉमोबिडिटी यानी कि एक समय में एक से ज्यादा बीमारियां होना और अलग अलग फैक्टर को ध्यान में रखते हुए लोगों को कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज दिया जा रहा है। इसकी शुरुआत अगस्त में इजराइल से हुई थी, जिसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, नॉर्वे, जर्मनी समेत यूरोप के करीब सभी देशों के साथ अमेरिका, कनाडा, जापान, चीन, तुर्की जैसे देशों में बूस्टर डोज दिए जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार में भीषण हादसा, 7 लोगों की हो गई मौत। मुजफ्फरपुर में नूडल फैक्ट्री का बॉयलर फटा, मजदूरों के चिथड़े उड़ गए, किसी का हाथ मिला तो किसी का मिल गया पैर। जी हां दोस्तों, बिहार में रविवार सुबह हादसे में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुजफ्फर जिले के बेला फेज 2 की नूडल्स फैक्ट्री में बॉयलर फटने से भीषण धमाका हो गया। हादसे के वक्त फैक्ट्री में कई मजदूर काम कर रहे थे। मृतकों में 2 लोगों की शिनाख्त हो गई है। इनमें एक संदीप कुमार बॉयलर ऑपरेटर और दूसरा विनोद राय है। बाकी 5 बॉडी की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। किसी का सिर्फ हाथ मिला है तो किसी का सिर्फ पैर। दोस्तों धमाका इतना भीषण था कि इससे बगल की चूड़ा और आटा फैक्ट्री भी क्षतिग्रस्त हो गई। इन फैक्ट्रियों में काम कर रहे 2 लोग भी घायल हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसे पर दुख जताते हुए जांच का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच के लिए पटना से अधिकारियों की टीम भेजी जा रही है। जांच रिपोर्ट के बाद दोषियों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। मौके पर आईजी सहित डीएम, एसएसपी पहुंच गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कारोबारी के कन्नौज वाले घर से मिले 107 करोड़ रुपए। तहखाने में छिपी थी 275 केजी सोने चांदी की सिल्लियां। फिल्मी अंदाज में छिपाया था काला धन। जी हां दोस्तों, कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घरों से दौलत मिलने का सिलसिला जारी है। पहले कानपुर से 177 करोड़ रुपए नगद मिले तो अब उनके कन्नौज वाले घर में भी खजाना मिला है। यहां रविवार को तीसरे दिन भी जैन के घर और फैक्ट्री में सीजीएसटी और आईटी की सर्चिंग जारी है। शनिवार देर रात
मकान में एक तहखाना भी मिला। इसमें 250 किलो चांदी और 25 किलो सोने की सिल्लियां बरामद हुई है। चांदी की कीमत करीब 1.25 करोड़ और सोने की कीमत 12.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। साथ ही टीम को 107 करोड़ और नगद मिले हैं। अब तक कुल मिलाकर 284 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। पुलिस कारोबारी के दोनों बेटे प्रत्युष जैन और प्रियांश जैन के साथ अन्य कारखानों की जांच कर रही है। दोस्तों, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तहखाने में नोटों से भरे 9 बोरे भी मिले। इनमें ज्यादातर नोट 2000 के हैं, बाकी 500 रुपए के नोट हैं। अभी इन्हें गिना नहीं जा सका है। नोट गिनने के लिए कानपुर से 7 मशीनें मंगवाई गई हैं। इसके साथ ही बैंक अफसरों को भी बुलाया गया है। हालांकि माना जा रहा है कि यह 50 करोड़ के करीब की नकदी है। एक झोले में सिर्फ चाबियां मिली है। कानपुर के बाद कन्नौज में जैन के घर से मिल रही नकदी और जेवरात की बरामदगी देखकर अफसर भी दंग हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। क्या चुनावों के बाद फिर मोदी सरकार लाएगी कृषि कानून? कांग्रेस के आरोपों पर कृषि मंत्री ने दी सफाई। जी हां दोस्तों, निरस्त कृषि कानूनों को लेकर एक बार फिर से बीजेपी बनाम कांग्रेस की जंग छिड़ चुकी है। एक और जहां कृषि मंत्री ने शनिवार को दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश और पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में हार के डर से फिलहाल कृषि कानून वापस ले लिए हैं। लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी की तरफ से फिर से इन कानूनों को किसानों पर थोपने की साजिश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस की ओर से पैदा किए जा रहे भ्रम से सावधान रहने को कहा है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को साफ किया कि सरकार की हाल ही में निरस्त किए गए कृषि कानूनों को वापस लेने की कोई योजना नहीं है और उन्होंने किसानों से इस मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से पैदा किए जा रहे भ्रम से सावधान रहने का आग्रह किया है। तोमर ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने का फैसला किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नागालैंड से अस्फा कानून की वापसी के लिए कमेटी का गठन, 45 दिनों में देनी होगी रिपोर्ट, राज्य सरकार का बयान। जी हां दोस्तों, नागालैंड में हुई हिंसा के बाद राज्य से अस्फा कानून की वापसी की मांग जोर शोर से उठाई जाने लगी है। नागालैंड के मुख्यमंत्री ने भी राज्य से अस्फा को वापस लेने की मांग की थी। अब नागालैंड सरकार ने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री के साथ हुई मीटिंग के बारे में जानकारी शेयर की। नागालैंड सरकार ने जारी किए गए बयान के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने 23 दिसंबर को नागालैंड में मौजूद परिदृश्य पर चर्चा करने के लिए एक बैठक भी बुलाई है। बैठक में नागालैंड के मुख्यमंत्री, असम के सीएम और अन्यों ने भाग लिया। नागालैंड सरकार ने बयान में कहा कि इस मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि नागालैंड में अप्सा को वापस लेने की जांच के लिए एक समिति गठित की जाएगी। राज्य सरकार के मुताबिक समिति 45 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी और नागालैंड से अशांत क्षेत्र और अस्पा को वापस लेना इनकी सिफारिशों के आधार पर होगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, नागालैंड के मोन जिले में एक के बाद एक गोलीबारी की 3 घटनाओं में सुरक्षा बलों की गोलियों से कम 14 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 11 अन्य लोग घायल हुए। पुलिस ने बताया कि गोलीबारी की पहली घटना संभवतः गलत पहचान का मामला थी। तब से ही इस कानून को हटाने की मांग लगातार उठती आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लड़की हूं लड़ सकती हूं, प्रियंका गांधी के आह्वान पर यूपी सरकार के आदेश को धत्ता बता मैराथन में उमड़ी युवतियां। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा की महिला केंद्रित लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान का उत्तर प्रदेश में एक बड़ा असर देखने को मिला है। राज्य सरकार के आदेश की अवहेलना करते हुए हजारों महिलाओं ने झांसी और लखनऊ में आयोजित कांग्रेस की मैराथन दौड़ में भाग लिया। इस मैराथन में युवतियों की लंबी कतार सड़कों पर दौड़ती दिखी। कांग्रेस द्वारा इस मैराथन दौड़ का वीडियो ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। वीडियो में दिख रहा है कि लखनऊ और झांसी में मैराथन दौड़ में बड़ी भीड़ उमड़ी है, जबकि जिला प्रशासन ने ओमिक्रॉन स्ट्रेन के बढ़ते मामलों का हवाला देते हुए मैराथन के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था। प्रशासन के इनकार के बाद झांसी में पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया, लेकिन लड़कियों ने भी घर लौटने से इनकार कर दिया और दौड़ में शरीक होकर ही मानी। कांग्रेस द्वारा ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में एक महिला को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि राज्य सरकार को तब कोई समस्या नहीं हुई जब एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया और वहां लाखों छात्र जुटाकर लैपटॉप वितरित किए गए थे, तो फिर अब क्यों दिक्कत हो रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सलमान खान को सांप ने काटा, पनवेल के फार्म हाउस में क्रिसमस मनाने गए थे एक्टर, इलाज के लिए रात के 3 बजे अस्पताल ले जाया गया।
दोस्तों जाने पूरी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा एक लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों चलते हैं खबर की ओर। एक्टर सलमान खान को शनिवार को सांप ने काट लिया था। सलमान क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए पनवेल स्थित अपने फार्म हाउस पर गए थे। वहीं देर रात यह घटना हुई। इसके बाद रात 3 बजे सलमान को कमोठे MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक सांप जहरीला नहीं था। इलाज के बाद सलमान को डिस्चार्ज भी कर दिया गया। उनकी तबीयत अब ठीक बताई जा रही है। दोस्तों इलाज के बाद सलमान रविवार सुबह 9 बजे अपने फार्म हाउस पर वापस लौट आए। वे परिवार और दोस्तों के साथ क्रिसमस मनाने पनवेल फार्म हाउस पहुंचे थे। यह इलाका पहाड़ियों और जंगल से घिरा हुआ है। इस परिसर में अक्सर सांप और अजगर दिखाई देते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री आवास को लेकर सरकार ने बनाए नए नियम, जान ले वरना निरस्त हो सकता है आपका आवंटन। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए जरूरी सूचना है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। अगर आपको भी प्रधानमंत्री आवास आवंटित हुआ है तो आप जान ले कि इसमें 5 साल रहना अनिवार्य हो गया है, वरना आपका आवंटन निरस्त हो जाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अभी जिन आवासों का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज करा कर दिया जा रहा है या जो लोग यह एग्रीमेंट भविष्य में कराएंगे वह रजिस्ट्री नहीं है। दरअसल सरकार 5 साल यह देखेगी कि आपने इन आवासों का इस्तेमाल किया है या नहीं। अगर आप इनमें रह रहे होंगे तभी इस एग्रीमेंट को लीज डीड में तब्दील किया जाएगा, अन्यथा विकास प्राधिकरण आपके साथ किए गए एग्रीमेंट को कभी भी खत्म कर देगा। इसके बाद आपके द्वारा जमा की गई रकम भी वापस नहीं होगी, यानी कि कुल मिलाकर अब इसमें चलने वाली धांधली बंद हो जाएगी। दोस्तों इसके अलावा आपको बता दें कि नियम और शर्तों के मुताबिक कभी भी शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए फ्लैट फ्री होल्ड नहीं होंगे। 5 साल बाद भी लोगों को लीज पर ही रहना होगा। इससे यह फायदा होगा कि जो लोग पीएम आवास योजना के तहत घर लेकर उसे किराए पर देते थे वो अब लगभग बंद हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट मैच। प्लेइंग 11 से श्रेयस अय्यर और हनुमा विहारी बाहर। भड़के फैंस बोले कोहली और रहाणे के बीच चल रहा है ब्रोमांस, मैच की एक भी गेंद नहीं देखेंगे। जी हां दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मैच का आगाज हो गया। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में श्रेयस अय्यर को जगह नहीं मिली। वहीं आज के रहाणे को खराब फॉर्म के बावजूद एक बार फिर मौका मिला। अय्यर ने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में डेब्यू किया था। उन्होंने अपने पहले टेस्ट में ही शतक जड़ा था। अय्यर को टीम में नहीं लेने के कारण टीम इंडिया के मैनेजमेंट और कप्तान विराट कोहली को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, श्रेयस अय्यर के लिए एक फैन ने लिखा कि उन्हें टीम से बाहर किया गया, ये बहुत गलत हुआ। मैं अब इस टेस्ट मैच की एक भी गेंद नहीं देखने जा रहा। वहीं एक फैन ने लिखा कि कोहली ने रहाणे को टीम में इसलिए जगह दी क्योंकि दोनों के बीच ब्रोमांस चल रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के पहले मैच में भी रहाणे ने फैंस को खासा निराश किया था। ऐसा माना जा रहा था कि सेंचुरियन टेस्ट में भी शायद ही उनको मौका मिलेगा, लेकिन कैप्टन कोहली ने उनके ऊपर विश्वास जताया और अंतिम 11 में शामिल किया। इसके अलावा हनुमा विहारी को भी मैच में नहीं लिया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। हफ्ते भर में सस्ता हुआ सोना। जी हां दोस्तों, हफ्ते भर में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अगर आप आज गोल्ड खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो उससे पहले आपको भाव की जानकारी जरूरी है। दरअसल दोस्तों भारतीय सराफा बाजार में कारोबारी हफ्ते के दौरान गोल्ड की कीमतों में 263 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। वहीं चांदी की कीमतों में 777 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा हुआ। सोने की कीमतों की बात करें तो 20 दिसंबर को गोल्ड का भाव 48,527 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पर था। वहीं 24 दिसंबर को गोल्ड का भाव 48,264 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पर था। इस हिसाब से सोने की कीमतों में 263 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट रही। वहीं चांदी की बात की जाए तो शुरुआती दिनों में चांदी का भाव 61,106 रुपए प्रति किलोग्राम पर था। वहीं 24 दिसंबर को चांदी का भाव 61,883 रुपए प्रति किलोग्राम पर था। इस हिसाब से चांदी की कीमतों में 777 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा देखने को मिला है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। क्रिप्टो करेंसी प्राइस अपडेट। बिटकॉइन में गिरावट जारी। बीते 24 घंटों में 71,843 रुपए हो गया सस्ता।
जी हाँ दोस्तों, रविवार को प्रमुख क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में गिरावट देखने को मिल रही है। यह दोपहर 3 बजे 1.77% की गिरावट के साथ 39.80 लाख रुपए पर कारोबार कर रहा था। इस दौरान इसकी कीमत में 71,843 रुपए की गिरावट आई। वहीं दोस्तों इथेरियम की बात की जाए तो इसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। इथेरियम में 0.28% की गिरावट देखी गई। यह बीते 24 घंटों में 899 रुपए गिरकर 3.22 लाख रुपए पर आ गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, रिजर्व बैंक ने अपने केंद्रीय बोर्ड से कहा है कि भारत में क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से बैन लगा देना चाहिए। शुक्रवार को आरबीआई की हुई बैठक में यह बात कही गई। सूत्रों ने जानकारी दी है कि आरबीआई के आंतरिक सदस्य प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के पक्ष में नहीं है और इस पर सख्त से सख्त पाबंदी लगाना चाहते हैं। इससे पहले सरकार ने भी संसद के मौजूदा सत्र में क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशंस के लिए बिल लाने की तैयारी की थी, लेकिन वह फिलहाल टल गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बैंक में काम है तो छुट्टियों के ये दिन रख लें याद, जनवरी में 16 दिन नहीं होगा कामकाज। जी हां दोस्तों, नया साल शुरू होने ही में अब कुछ ही दिन बचे हैं। साल के पहले महीने यानी कि जनवरी में बैंकों में 16 दिन कामकाज नहीं होगा। देश में कई वजहों से अलग अलग जगहों पर 9 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इसके अलावा 5 रविवार और 2 शनिवार को भी बैंक बंद रहेंगे। इस तरीके से पहले महीने में 16 दिन बैंक बंद रहेंगे। दोस्तों सिक्किम की राजधानी गंगटोक में बैंकों में साल की शुरुआत में लगातार 4 दिन कामकाज नहीं होगा। यहां 1 जनवरी से लेकर 4 जनवरी तक बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में लोगों को यहां परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ राज्यों में 8 जनवरी, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 26 और 30 जनवरी को भी बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, क्या फिर शुरू होगा आंदोलन? राकेश टिकैत बोले सिर्फ 4 महीनों की छुट्टी पर गए हैं किसान। जी हां दोस्तों, विवादित 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब किसान अपने अपने घर को लौट गए हैं। लेकिन इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कृषि आंदोलन को लेकर फिर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार किसानों की मांगों को पूरा नहीं करती है या नहीं मानती है तो एक बार फिर से किसान आंदोलन खड़ा होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने AIIMIM सांसद असुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधा। राकेश टिकैत जयपुर में 5वें सूरजमल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में भाग लेने पहुंचे थे। किसान नेता ने कहा कि किसान आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि किसान कहीं नहीं गए और ना ही सरकार कहीं गई है। टिकैत ने कहा कि अब किसान आंदोलन के लिए 13 महीने की ट्रेनिंग होगी। इसके साथ ही आंदोलन के बाद किसानों के मुद्दे पर एक्टिव रहने की वजह से आगामी विधानसभा चुनाव में भाग लेने की अटकलों पर उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है। ना ही किसान कहीं गए हैं, ना सरकार कहीं गई है। अब किसानों के आंदोलन के लिए 13 महीने की ट्रेनिंग होगी। संयुक्त किसान मोर्चा कोई चुनाव नहीं लड़ रहा। 15 जनवरी को हमारी बैठक है। आंदोलन अभी सिर्फ स्थगित हुए हैं। जो किसान गए हैं वो 4 महीने की छुट्टी पर गए हैं। यह बातें किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा। उन्होंने आगे कहा कि 15 जनवरी को हमारी बैठक है और हम यह साफ कर देना चाहते हैं कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ, यह केवल स्थगित हुआ है। अभी हमारी दूसरी मांगों को अभी तक माना नहीं गया है। अगर सरकार ने समय पर हमारी मांगे पूरी नहीं की तो दोबारा आंदोलन जरूर होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 1 जनवरी से पहले निपटा ले 5 काम, नहीं तो हो जाएगी मुसीबत। जी हां दोस्तों, नया साल यानी कि 2022 शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में लोग इसे लेकर काफी उत्साहित हैं। इन बचे हुए दिनों में 31 दिसंबर तक आपको कुछ काम है जो कि आवश्यक रूप से निपटा लेने चाहिए, क्योंकि नए साल में आपको इनको नहीं निपटाने की वजह से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल दोस्तों एक एक करके हम आपको वह सारे 5 काम बता देते हैं। पहला काम है 31 दिसंबर से पहले आपको जमा कराना होगा इनकम टैक्स रिटर्न। जी हां दोस्तों, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2021 तक आयकर रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ा दी है। नए इनकम टैक्स पोर्टल पर हो रही दिक्कत और कोरोना वायरस की वजह से सरकार ने समय सीमा बढ़ाई है। इनकम टैक्स भरने वाले लोग 31 दिसंबर तक अपना ITR फाइल कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो उन्हें पेनल्टी देनी पड़ सकती है। दूसरा काम है दोस्तों, आधार नंबर से लिंक कराना होगा आपको UAN। जी हां दोस्तों, 31 दिसंबर से पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के सदस्यों को UAN नंबर को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी है। अगर EPFO सदस्य ने ऐसा नहीं किया तो उनका PF अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। तीसरा है दोस्तों, डीमेट ट्रेडिंग खातों की करानी होगी KYC। जी हां दोस्तों, बाजार नियामक सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने डीमेट ट्रेडिंग खातों की KYC कराने की समय सीमा
30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दी थी। केवाईसी के तहत डीमेट ट्रेडिंग खातों में नाम, एड्रेस, पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, उम्र, ईमेल आईडी जैसी कई जानकारियां अपडेट करनी होती है। अगर ऐसा नहीं किया तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों चौथा काम है, बैंक ऑफ बड़ौदा में ले सकते हैं सस्ती ब्याज दर पर लोन। जी हां दोस्तों, आपके पास आखिरी मौका है। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर है तो सस्ते होम लोन का लाभ 31 दिसंबर तक ले सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने त्योहारी सीजन में 31 दिसंबर तक होम लोन की दर 6.5% तक कर दी है। नए साल से यानी कि 1 जनवरी से यह छूट समाप्त हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगला बदलाव होने वाला है ऑनलाइन मर्चेंट को लेकर। जी हां दोस्तों, उद्योग मंडल फिक्की के अनुसार कस्टमरों के डेबिट क्रेडिट कार्ड से जुड़ी जानकारी जमा करने के बजाय टोकन नंबर जारी करने की नई व्यवस्था लागू होने से ऑनलाइन मर्चेंट को 20% से 40% तक राजस्व गंवाना पड़ सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र के जवाहर नवोदय विद्यालय में कोरोना का विस्फोट, 48 छात्रों समेत 51 लोग कोरोना पॉजिटिव। जी हां दोस्तों, कुछ महीनों की राहत के बाद अब एक बार फिर से कोरोना वायरस महाराष्ट्र को अपनी गिरफ्त में लेने की तरफ बढ़ रहा है। राज्य में पिछले कुछ दिनों से कोविड संक्रमण के मामलों ने बड़ी उछाल ली है। कोविड-19 के नए वेरिएंट से राज्य के हालात और भी गंभीर होते जा रहे हैं। देश में ओमिक्रॉन के सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र में ही है। इस बीच राज्य के अहमदनगर जिले से कोविड की एक बड़ी खबर सामने आई है। जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय में 48 छात्रों समेत 51 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दोस्तों शनिवार को विद्यालय में कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या 19 थी, जो कि अब 50 के आंकड़े को पार कर गई है। इससे पहले पानेर तहसील के आवासीय विद्यालय से भी 19 छात्रों के कोविड से संक्रमित पाए जाने की खबर थी। दोस्तों इन संक्रमणों के बाद अब महाराष्ट्र में कुल पिछले 24 घंटों में 955 से ज्यादा नए मामले सामने आ गए हैं, जो कि पिछले कुछ महीनों में सबसे ज्यादा एक दिन में आने वाले मामले हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में पहला टेस्ट मैच शुरू। पहला दिन रहा मिला जुला, टीम इंडिया को 3 झटके लगे, विराट कोहली 35 रन पर आउट हो गए। दोस्तों समाचार लिखे जाने तक सेंचुरियन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए टीम इंडिया ने बढ़िया शुरुआत की और 76 ओवर तक टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 227 रन बना लिए। दोस्तों केएल राहुल शतक के नजदीक हैं और अभी भी क्रीज पर टिके हुए हैं। उनका साथ आज के रहाणे दे रहे हैं। दोस्तों भारत के 3 विकेटों में कप्तान विराट कोहली ने 35 रन का योगदान दिया। ओपनर मयंक अग्रवाल ने 60 रन की पारी खेली। इसके अलावा चेतेश्वर पुजारा बिना खाता खोले ही आउट हो गए। साउथ अफ्रीका की ओर से बॉलिंग करने वाले इंगिडी ने सभी तीनों विकेट लिए। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विदेशी धरती पर भारत के कौन से खिलाड़ी का ट्रैक रिकॉर्ड सबसे अच्छा है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि कौन से खिलाड़ी ने विदेशी धरती पर सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं भारत की ओर से खेलते हुए, तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।